नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई कर रही है, लेकिन इस विवाद को, सरकार बनाने की इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिरकार जब सरकार बनाने के लिए भाजपा ने दावा पेश कर दिया, सरकार बन गई, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिया, तो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो है सदन में बहुमत साबित करना। और सदन में बहुमत उसी पार्टी की होगी जिसके पास विधायकों का समर्थन होगा। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में जिसके पास 145 विधायकों का समर्थन होगा, सरकार उसी की बनेगी। लेकिन इस बीच ये विवाद इस तरह से उलझा और ये जो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने गठबंधन बनाया है, उसके नेता इस तरह से डर गए, इस तरह से परेशान हो गए कि उन्हें एक दिन, 2 दिन का मौका देना भी नागवार गुजरा। उन्हें लग रहा है कि जल्दी से जल्दी उनकी सरकार बन जाए और सरकार बनाने के लिए जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को भी तोड़ मरोड़ दिया जाए। राज्यपाल ने भाजपा को सरकार बनाने का मौका क्यों दिया? अजीत पवार ने भाजपा को समर्थन क्यों दिया? और दोनों ने शपथ कैसे लिया? यह बहुत बड़ा विवाद का विषय नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में 24 तारीख को, पिछले महीने 24 तारीख को परिणाम आने के बाद भी स्थितियां उलझ गई थी। और इस उलझी हुई स्थितियों के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार शिवसेना था, क्योंकि शिवसेना और भाजपा के गठबंधन को महाराष्ट्र के लोगों ने समर्थन दिया था। न तो शिवसेना को दिया था और न ही दूसरी अन्य पार्टियों को दिया था। इस तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र में जनता का समर्थन चुनाव पूर्व गठबंधन को मिलता है, चुनाव के बाद के गठबंधन को नहीं। जब बिहार में यही स्थिति आई थी और जब भाजपा के साथ नीतीश कुमार चले गए थे, तो उस समय भी यही बात की जा रही थी कि वहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यानी कि वहां यह बात कही जा रही थी कि जनता ने राजद और जदयू को समर्थन दिया है, तो जदयू राजद के साथ गठबंधन तोड़ के भाजपा के साथ कैसे जा सकती है? उस समय ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग अपने आप को समझते हैं, उन लोगों ने भी यही नारा लगाना शुरू कर दिया था कि भाई लोकतंत्र की हत्या वहां हो रही है और लोकतंत्र खतरे में आ गया है। जब जब भाजपा कहीं इन्वॉल्व होती है तो इन लोगों को लगने लगता है कि अब लोकतंत्र नहीं बच सकता, जबकि लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी जो लगातार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाती रही है, यानी कांग्रेस की अगर बात करें तो उसके हर व्यवहार ये लोग लोकतांत्रिक तरीके से मानते हैं। इनको लगता है कि उनका हर व्यवहार लोकतांत्रिक है, चाहे वो तोड़ जोड़ करके सरकार बना ले या चुनाव के बाद किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन बना के सरकार बनाने, या फिर राजस्थान में अपनी ही सहयोगी पार्टी यानी बसपा के 4-4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लें, लेकिन उस समय लोकतंत्र बचा हुआ रहता है। लेकिन हम इन बातों पर चर्चा नहीं करेंगे। यहां चर्चा हो रही है कि गठबंधन, जो तीनों लोगों ने गठबंधन बनाया, तीनों पार्टियों ने एक गठबंधन बना के सरकार बनाने के लिए कोशिश जारी की थी, उसमें किस स्तर पर ये पार्टियां अभी भी डरी हुई है? क्या अभी भी इनके पास समर्थन है? अगर समर्थन है तो इतना देर क्यों हुआ? अगर समर्थन नहीं है तो फिर ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? समर्थन होने का मतलब है कि समर्थन दिखाना सदन में चाहिए, यानी कि विधानसभा में जब सरकार अपना समर्थन दिखा रही है, अपना बहुमत दिखा रही है, तो उस समय अपनी ताकत दिखाएं। ये नहीं होता है कि सड़कों पर नारेबाजी करके, हंगामा करके, राज्यपाल के पास बार बार जाके, जबकि एक सरकार बन चुकी है, उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी वो संविधान के अंदर होगी। ये सामान्य सी बात है कि सदन में बहुमत साबित किए बिना देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने नहीं रह सकते और न अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने हुए रह सकते हैं। अगर वो सदन में साबित नहीं करते हैं बहुमत, तो उसके बाद उनका इस्तीफा देना जायज है। और इस्तीफा देने के बाद फिर से अगर सरकार बनाने की बात आई तो फिर इन लोगों को बुलाया जाएगा और उस समय ये लोग फिर अपने विधायकों के साथ जा सकते हैं वहां समर्थन देने के लिए और बता सकते हैं कि हमारे पास बहुमत है और हम सरकार बना सकते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया अगर शुरुआती दौर से देखें तो ये पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया था। चुनाव हुआ, रिजल्ट आए, किसी को भी, किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन एक गठबंधन को मिला।
और उस समय शिवसेना ने भाजपा का साथ देने से इनकार कर दिया, वो सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया और नेगोशिएशन करने लगे। उस बीच स्थितियां बदलती गई, परिस्थिति खराब हो गया और कोई सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं हुई। बाद में भाजपा जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसे भी सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा को उस समय लगा कि हमारे पास समर्थन नहीं है तो सरकार बनाने का मौका दूसरे को देना चाहिए। राज्यपाल ने वही किया और राज्यपाल ने बाद में शिवसेना को, एनसीपी को, दोनों को बोला कि आप अपने समर्थन पत्र के साथ आएं, विधायकों की संख्या के साथ आएं और बनाएं, सरकार बनाने का दावा पेश करें। लेकिन उस समय ये दोनों भी किसी भी स्तर पर समर्थन जुटाने में कामयाब नहीं हुए और फिर स्थिति वहीं की वहीं आ गई। जब ये एक पूरी प्रक्रिया, इस पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा चुका था तो दूसरी बार फिर से कौन सी प्रक्रिया होती है? अगर आप समर्थन है आपके पास, आप समर्थन होने का दावा कर रहे हैं, विधायकों को होटल में बंद करके उनसे समर्थन पत्र पर दस्तखत करवा रहे हैं, तो उस समय राज्यपाल की क्या भूमिका हो सकती है? क्या राज्यपाल को सपने में आएगा कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने सहमति बना ली है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर इनका चर्चा हुआ था और उस चर्चा में इन लोगों ने सहमति बना ली है, इन लोगों ने मंजूर कर लिया है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। अगर यही करना था तो फिर राज्यपाल के जाने के बाद पहले खुद ही ये कर लेते फैसला कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए हैं और इन्हीं लोगों को घोषणा कर देना चाहिए था। राज्यपाल और संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत ही नहीं थी। जब आप अपना समर्थन पत्र, जब तक आप राज्यपाल के पास नहीं सौंपेंगे, तब तक यह विकल्प मौजूद होता है कि दूसरी पार्टी जो सरकार बनाने के लायक है, जो सरकार बना सकती है, उसके पास भी एक विकल्प होता है कि वो कभी भी किसी भी समय राज्यपाल के पास जाके अपना समर्थन पत्र देकर और सरकार बना सकती है। और वही हुआ। अब ये दूसरी प्रक्रिया थी। जब राष्ट्रपति शासन लगने के बाद दूसरी बार सरकार बनाने की प्रक्रिया होती भी, तो भी ये नैतिक और संवैधानिक आधार है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको सबसे पहले मौका दिया जाए। और राज्यपाल के पास ये विवेकाधिकार है कि राज्य में अगर सरकार की बात होती है तो एक एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, एक स्थायी सरकार देने के लिए हमें किसे आमंत्रित किया जाना चाहिए, ये उनका विवेक निर्धारित करता है। उनके पास एक विवेक का अधिकार है और उस विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने ऐसा किया, क्योंकि जब तक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों मिलके राज्यपाल के सामने जाकर समर्थन पत्र जारी करके, दे के, सौंप कर और उसके बाद अपने बहुमत का दावा पेश नहीं करते हैं, तब तक ये कैसे कहा जा सकता है कि दूसरी पार्टी के पास या फिर दूसरा और कोई विकल्प ही नहीं है। और ये अगर उससे पहले, एक दिन पहले या उस रात को भी ये समर्थन पत्र दे दिए होते और उसके बावजूद राज्यपाल ने ऐसा किया होता और भाजपा को सुबह सुबह, भाजपा के नेता को मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलवा दिया होता, तो यह कहा जा सकता था कि राज्यपाल ने गलत किया है और यह संविधान के खिलाफ है। लेकिन राज्यपाल ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये लोग मीडिया में बयानबाजी कर रहे थे और वहां भाजपा की रणनीति बन रही थी। आप जो भी कर रहे हैं उसमें यह कैसे सोच लिया आपने कि जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा दावा है, वो बैठकर सिर्फ तमाशा देख रही है। उसकी भी अपनी रणनीति है। और कांग्रेस के नेता, एनसीपी के नेता इस बात को आज स्वीकार कर रहे हैं कि जब मीटिंग चल रही थी, एनसीपी की मीटिंग हो रही थी, उस समय भी अजीत पवार ने यह बात कही थी कि हमें बीजेपी का सहयोग करना चाहिए। वो दो मीटिंग से बीच में निकल के चले गए थे, लेकिन उस समय इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया कि अजीत पवार भाजपा का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा के साथ सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिरकार वो कभी भी भाजपा के साथ जा सकते हैं, क्योंकि पवार परिवार के बीच जो तनातनी चल रही थी, दोनों के बीच जो समस्याएं थी, अजीत पवार और शरद पवार के बीच, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। महाराष्ट्र में एनसीपी पर नियंत्रण करने के लिए अजीत पवार और शरद पवार के परिवार में स्थितियां पहले से ही विकट हो चुकी थी। एक मौका की तलाश थी और वो हुआ। तो ये पूरा विवाद जो गहरा रहा है, उसमें स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि अभी भी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के पास बहुमत नहीं है। वो अपने विधायकों को बंद करके रखे हुए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें विश्वास नहीं है कि जब फ्लोर टेस्ट की बात आएगी, जब सदन में बहुमत साबित करने की बात आएगी, तो यही विधायक
हमारे साथ रहेंगे या हमारे खिलाफ चले जाएंगे। अजीत पवार चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। अभी भी वो शरद पवार के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे हैं। अभी भी वो बोल रहे हैं कि शरद पवार हमारे नेता हैं। शरद पवार जितनी भी बातें बोल लें, लेकिन अजीत पवार अभी भी अपने पुराने स्टैंड पर टिके हुए हैं और लगता है कि उन्हें इस बात का विश्वास है। वो समझते हैं कि शरद पवार की पार्टी के जितने विधायक हैं वो चाहे अभी जो भी कुछ कह लें, लेकिन अंतिम में उनके 30-35 विधायक अजीत पवार के साथ आएंगे और वही विधायक, जो कुछ विधायक अभी अजीत पवार के साथ जाने के बाद शरद पवार के पास आ गए थे, वही विधायक फिर अजीत पवार का समर्थन देंगे और भाजपा की सरकार बनेगी। अजीत पवार इस बात को पूरी तरह समझ रहे हैं कि अभी विधायकों को जिस स्तर पर रखा जाए, होटल में रखा जाए, उन्हें बंद करके रखा जाए, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट की बारी आएगी तो वो अजीत पवार का ही साथ देंगे, वो शरद पवार के साथ नहीं जाएंगे। और यही बात समझने के कारण अजीत पवार चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। वो सामान्य स्तर पर शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और शिवसेना जो कांग्रेस और एनसीपी की कठपुतली बनी हुई है, अब किसी भी कोई भी स्टेप उठाने के लायक रही नहीं है। शिवसेना बिल्कुल उस दोराहे पे खड़ी हो गई है जिस दोराहे पे खड़े होने के बाद उसे समझ नहीं आ रही है कि हम अगर सरकार बनाने की प्रक्रिया को आगे न बढ़ाएं तो करें क्या। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।